अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपको बता रही थी एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी के बारे में, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन, कॉजेज, पैथोजेनेसिस पूरी कंप्लीट करा दी थी। नाउ वी आर टुवर्ड्स मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी में कैसा नजर आएगा, जिस तरह का आपको मॉर्फोलॉजी ना आप वैसे काफ़ी हद तक खुद से भी आपको समझ आ जाती है डिपेंडिंग अपॉन कि पैथोजेनेसिस क्या चल रही है। सबसे पहले आई टोल्ड यू कि ऑफकोर्स सी बात है, मैंने आपको सबसे पहले पैथोजेनेसिस बताया था कि प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल की इंजरी सबसे कॉमनली होगी। ठीक है, आपको ट्यूबुलर इंजरीज नजर आएंगी। अब ट्यूब्यूल्स में क्या क्या इंजरीज नजर आएंगी, अब ये आपकी ट्यूब्यूल है ना, सपोज करते हैं। ठीक है, इसके ल्यूमेन की साइड पे ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम होता है, यही पढ़ा था हमने। वो ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, ये आपने चेंजेस इसी तरह के ट्यूबुलर इंजरीज की आपने हेडिंग देनी है और आपने लिखना है कि सबसे पहले आपका ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम की डिस्ट्रक्शन हो रही है। यही बात हमने की थी ना, कि हमने कहा था कि प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसकी वजह से जो एपिथेलियल सेल्स है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से डिटैच हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो डिटैच होंगे, ब्लेबिंग और स्लफिंग ऑफ द सेल्स होगी, जाहिर डिटैचमेंट इसी तरह से होती है। हमें मॉर्फोलॉजी में हमने उसी बात को डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है कि डिटैचमेंट किस तरह से हुई, कि पहले डिस्ट्रॉय हुए यानी कि डिटैच हुए, फिर उनकी ब्लेबिंग और स्लफिंग, यानी ब्लेब होता है कि अपनी ये अगर पहले वो इस तरह अटैच थे, अब वो इसमें से सेल्स निकल निकल के बाहर ऐसे ब्लेब्स बना बना के टूट के अलग अलग हो रहे हैं, स्लफिंग हो रही है, और फिर वो अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन से पूरे अटैच होकर आपकी ट्यूब्यूल में यानी यूरिन में आ गए। ठीक है, इसके रिजल्ट में आपके यूरिन में, क्योंकि ज़ाहिर जब सेल्स आ जाती है तो प्रोटीनेशियस कास्ट्स बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सारी की सारी कास्ट्स जो हैं वो आपकी यूरिन में अपेयर होना शुरू हो जाती हैं। और सबसे जो इसमें आपके डिस्टल ट्यूब्यूल्स में इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, दैट इज टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन्स। ये कास्ट का नाम है जो कि आपके ट्यूबुलर एपिथेलियम में कुछ ना कुछ नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट होती है, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में आपकी ट्यूबुलर इंजरी हो रही है, तो आपकी स्पेशली डिस्टल कैनाल ट्यूब्यूल में जब आपकी प्रॉक्सिमल भी इन्वॉल्व होगी, लूप भी आ चुका होता है, तो आपका जब तक ये लूप हो गया ना, फिर डिस्टल में जब तक पहुंचते हैं ना, तब तक बहुत ज्यादा कास्ट आ चुकी है, तो उनको हम कहते हैं टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन्स। ये आप इसका अपने नाम हमेशा याद रखना, बिकॉज ये आपके एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, ये चीज हो जाती है। फिर अगर आपकी क्रश इंजरी हुई थी, यानी आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो फिर आपका सिर्फ टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन्स नहीं आएगा, बल्कि हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ये सब कुछ भी आपके यूरिन में या ट्यूब्यूल्स में अपेयर होंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले ही कि जनरलाइज्ड इंटरस्टिशियल एडिमा हो रहा था, बिकॉज हमारे पास वो जब आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई थी, तो उसके बाद इंटरस्टिशियल प्रेशर बढ़ रहा था, तो आपका जनरलाइज्ड इंटरस्टिशियल एडिमा भी नजर आएगा। ठीक है, स्कीमो और नेफ्रोटॉक्सिक में ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही दोनों के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, सिर्फ ये कि नेक्रोसिस जो है आपका, जो ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, यानी जो कुछ ना कुछ किसी हद तक सेल की डेथ हो रही है, वो आपका इस्कीमिया वाले में ज्यादा नजर आता है एज कम्पेयर टू जो हमारा दूसरा वाला है। ठीक है जी, अपना नेफ्रोटॉक्सिक एटीआई है। और इसमें अगर ऐसा हो कि आपकी कुछ ना कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्यूट इंजरी हो रही है, तो जाहिर बॉडी कुछ कोशिश तो करेगी कि किसी ना हद तक उसको रीजनरेट कर ले। अगर किसी हद तक रीजनरेशन हो रही है, तो आपको छोटे छोटे क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सेल्स भी कहीं पर नए नजर आ सकते हैं अलोंग द ट्यूब्यूल्स, लेकिन ऐसा कम ही होता है, बिकॉज दिस इज एन एक्यूट प्रोसेस। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है ना, तो या तो ओलिगयूरिया हो सकता है, यानी डिक्रीज इन यूरिन, या एनयूरिया हो सकता है, डिक्रीज इन जीएफआर। डिक्रीज इन जीएफआर जब होता है तो पीछे की तरफ, जाहिर सी बात है, किडनी ने सारे वेस्ट को निकालना था, वेस्ट नहीं निकल रहा, फ्लूइड को निकालना था, एक्स्ट्रा फ्लूइड नहीं निकल रहा, तो क्या होती है पीछे आपकी इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मैलिटीज होती है ना, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल है, आपका हो सकता है हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपो मैग्नीसीमिया और क्या ना क्या हो चुका हो, और साथ आपके ना ही वेस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ पर जा रहे हैं, तो क्रिटेनिन, यूरिया, सोडियम सबका लेवल रेज हो रहा होता है, साथ फ्लूइड भी नहीं निकल रहा, तो फ्लूइड ओवरलोड के जो साइंस एंड सिम्टम्स है, यानी हाइपरटेंशन वगैरह, वो भी आपको डेवलप नजर आती है। इसको अगर फौरी तौर पे इस कंडीशन को डायलिसिस से सबसे पहले कंट्रोल ना किया जाए, बिकॉज ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा होता है, तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि सपोर्टिव केयर के साथ साथ उसको फौरन डायलिसिस पे डाला जाए, और फिर कॉज को रिमूव किया जाए कि व्हाट इज गोइंग ऑन, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो ये आपका एक मेजर सा ओवरव्यू था। इसमें से आपको मैंने बताया कि एससीक्यू आते हैं, इसलिए इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। और आई हैव टोल्ड यू कि आपको जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो की, उसमें भी चैनल का ईमेल भी अवेलेबल है मेरी, और साथ फेसबुक का जो पेज है उस पर भी सारी वीडियोस के लिंक्स अवेलेबल होते हैं। वहाँ पर आप कोई बात मुझसे पूछना चाहे, कुछ भी करना चाहिए, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ठीक है, थैंक यू सो मच।